हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जो है आपका सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। यहाँ से आपके प्रश्न बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको हम आज कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, इसका थ्योरी क्लास यहाँ पे देखिए, थ्योरी दिया हुआ है यहाँ पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं यहाँ से आपका प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आपके TRE 1 में भी, TRE 2 में भी, TRE 3 में भी, और सबसे ज़्यादा तो ये वाला आपका पूछा गया है। तो इसको आज हम कंप्लीट देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से सब चीज़ आपको समझ में आएगा। थ्योरी तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी जो है यहाँ पे हम नहीं करवा रहे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी। ठीक है, और क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके माध्यम से ही पूरी थ्योरी भी आप कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। जब हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो इसकी थ्योरी भी हम समझेंगे अच्छे से, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बेसिकली बात यही है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। तो मेरे साथ आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर तो आप बिल्कुल नहीं करते हैं, पर आपको बिल्कुल शेयर करना है। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए लेके आती हूँ, पर आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। चलो, आपकी अपनी इच्छा है, पर मैं यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज चीज़ें कंप्लीट करवा रही हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने लगभग 30 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है, 30 टॉपिक। ठीक है, और ये बहुत ही करीब हम पहुँच चुके हैं अपने, जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपका स्वतंत्रता के समय का जो आपका चल रहा है अभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को बेहतर समझेंगे। और पहला ही प्रश्न है यहाँ पे आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो यहाँ पे कटक, कलकत्ता, मिदनापुर या फिर मुर्शिदाबाद। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कटक, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है। एक एक टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आपको देखना है। ठीक है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका बीपीएससी में पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछा जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, आपके पास समय है, आप बेहतर तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS में उत्तीर्ण हुए। और 1938 में हरिपुरा एवं 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, जहां पे ये 1939 में कांग्रेस अध्यक्षता से त्यागपत्र दे देते हैं। ये सभी बातें आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हमने इस चीज़ों को देखा है। जो आपका त्रिपुरी संकट आता है, जिसके बाद जो है ये त्यागपत्र दे के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की, तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने कमान संभाली। तो ये डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है, और नेताजी की उपाधि ने जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इसको अभी हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किस वर्ष की थी? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1936 में, 1937 में, 1938 में या 1939। तो याद रखेंगे 1939 में ही त्रिपुरी संकट आता है, जिसके बाद वो रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस के पद से, और उसके बाद जो है ये क्या स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो इसलिए ईजिली आप इसको याद रख सकते हैं, 1939। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी काफ़ी ज़्यादा पूछता है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, BR अम्बेडकर। बहुत ही अच्छे से इसका आंसर आपको याद हो गया होगा, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया था? तो हमने अभी अभी पढ़ा है, जर्मनी। बस आपको ऑप्शन खोजना है, आपको ऑप्शन बेसिकली अच्छे से आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन सारा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हम इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो किस किस प्रकार से प्रश्न बनता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अगेन वही क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस। तो अब आपको याद हो गया होगा सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित है और फॉरवर्ड ब्लॉक किससे संबंधित है। आगे हम कुछ नए प्रश्न पे देखते हैं। INA मानसिक पुत्र था।
INA मानसिक पुत्र था, यहाँ पे बताएंगे कौन हो जाएंगे, ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मेजर आईवाची फूजीवारा का। तो INS मानसिक पुत्र था किसका बताएंगे यहाँ पे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फूजीवारा का। तो यहाँ पे 1-4 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है इसके पीछे की कहानी, इसको ज़रूर आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के कार्यरत भी रहे, और श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन भी करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर IG वाजी फूजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी, यही है INA, ठीक है, का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया, और दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए, और 15 जुलाई 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने में साहसिक कार्य किया। तो समझ गए, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित या INA के संबंधित, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। तो अब इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, मोहन सिंह, ठीक है। बी ऑप्शन, पूरी कहानी मैं आपको बता दी हूँ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था। आज़ाद हिंद फौज का सुझाव किसने सुझाया था, तो यहाँ भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहन सिंह, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, इसका विचार किसने सुझाया, मोहन सिंह ने सुझाया था, ठीक है। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा का नाम विकल्प में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पे मोहन सिंह हो जा रहा है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ऑप्शन आपके में कुछ अलग दे दिया जाए, क्योंकि BPSC में देखिए 5 ऑप्शन होते हैं, और हो सकता है आपका ये 2 नाम भी आपका दे दिया जाए उसमें, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई, 1940, 41, 42 या 43। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1942 में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसको लेकर के, पर हम देख लेंगे क्योंकि कुछ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के लिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है वो अप्रैल में 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा जो है वो जुलाई 1942 में की गई थी। और उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपनी राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि KP मेनन, नेधाम राघवन आदि नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एक गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाद में मोहन सिंह ये आपका जो है फैक्ट नहीं पूछा गया है, तो और भी ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि जो आपका पूछा गया है तो वही बार बार तो नहीं आएगा ना। हर बार क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है इस बार के एग्ज़ाम में आपका पैटर्न थोड़ा सा और चेंज हो और क्वेश्चन आपके थोड़े हार्ड आए, तो ये सारे टॉपिक भी आपके पूछे जा सकते हैं।
तो बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और आईएनए के नेतृत्व में रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व का ग्रहण किया और सुविधा के लिए इसे द्वितीय नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी, जिसे हम हिंदी में आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो है यहाँ पे संगठन ये करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वो क्या था, आईएनए के रूप में था, जिसको रास बिहारी बोस जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोहन सिंह जो है वो प्रथम सेनापति था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, तो आप सिर्फ आज़ाद हिंद फौज देखते ही सुभाष चंद्र बोस के तरफ नहीं जाना है आपको, ध्यान रखेंगे पहला जो सेनापति था वो कौन था, मोहन सिंह। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, कब की गई थी ये आपको बताना है। तो आपने अभी अभी देखा, इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। तो ये पूछा जाता है कहाँ पे किया गया, ये आपका बीपीएससी 3 में भी पूछा गया है, सिंगापुर, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना जो है इसकी घोषणा कब करते हैं ये बताएंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 21 अक्टूबर 1943, अभी अभी आपने यहाँ पे देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, जापान में, बर्मा में, सिंगापुर में या मलय में। इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मलय में जो है ये अस्तित्व में आई थी 1943 में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए क्या है ये, आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु सिंगापुर द्वीप जो है ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय के में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेट्स मलय। ठीक है, सेंटलमेट। तो तृतीय यानी कि सेंट्रल स्टेलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया है, इस प्रकार से मलक्का, डिंगिंग, पेनांग और सिंगापुर। ठीक है, अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की और 13 और 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बन गया और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन स्वतंत्र देश बना। और स्पष्ट है कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, लेकिन तब वो क्या था, मलय का हिस्सा था। ठीक है, तो उस समय के अनुसार अगर देखा जाए तो वहाँ पे तत्कालीन मलय लिखा है यहाँ पे, तो आप इसका आंसर यही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया था। बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और सूर्यसेन। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा रास बिहारी बोस, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो जून 1943 में टोक्यो पहुँचते हैं और उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका, कौन कौन जुड़ा हुआ है ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप इस प्रश्न का आंसर करेंगे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका शहनवाज खान ये भी था, कर्नल प्रेम कुमार सहगल ये भी था, कर्नल शौकत अली मलिक ये भी था, मेजर करतार सिंह नहीं था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, सबको देख लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो विकल्प में देखिए करतार सिंह जो है वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। मेजर जनरल शहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के सुभाष ब्रिगेड के सेनापति थे।
प्रेम कुमार सहगल भी आईएनए के प्रमुख अधिकारी थे। कर्नल शौकत अली मलिक भी आईएनए के गुप्तचर सेवा के प्रमुख अधिकारी थे और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सरदार ए जंग की उपाधि से सम्मानित भी किया था। तो यहाँ पे ये आपको तीनों नाम याद रखना है। चलिए आगे देखिए, प्रधान कार्यालय पूछा जा रहा है यहाँ पे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? टोक्यो में, रंगून में, बर्लिन में या दिल्ली में? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, रंगून में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून हस्तांतरित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? रशीद अली, शहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे बीसी दत्त जो है ये शामिल नहीं थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी तो आप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह शहनवाज को फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। तो फांसी की सज़ा किसको सुनाई गई? इस प्रकार के प्रश्न आपके बीपीएससी तैयारी 3 में पूछे गए थे, जो आपके रद्द हो गए। तो वो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ये सब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको भूलेंगे नहीं। प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सज़ा होती है। और क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि निम्न में से किन को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी? तो राशिद अली जो है उनको 7 वर्ष का कारावास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये बहुत ही प्रसिद्ध जो कथन है, बताएंगे किसका है? राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तत्कालीन मलय में सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रश्न आपका है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी या फिर राम नारायण प्रसाद। बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे शीलभद्र याजी जो थे, शीलभद्र याजी जो थे, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे और आईएनए आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई, ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रश्न आपका अभी तक पूछा नहीं गया है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुंचते हैं और 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी थी। और 1942 में सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के जनरल इरविन रोमेन ने उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया और इसे ही द फ्री इंडियन लीजन का नाम दिया जाता है, कहा जाता है। तो ये जो आप ये चीज़ें आप बेहतर समझ पाएंगे कि इनकी मूवी भी आई थी बोस के नाम से, तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ही बनी थी, तो उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएंगे।
इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, स्वामी लक्ष्मी स्वामीनाथन और सुभाष चंद्र बोस। 22 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपको याद रखना है। अभी तो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस हो सकता है आंसर हो जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसके बारे में जान लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और लक्ष्मी सहगल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज में अन्य ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, सबको आता होगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन है वो जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी, देश नायक कहा था? तो यहाँ पे आपको बताना है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो 23 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था और महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जय हिंद किसका नारा था? बताएंगे जय हिंद किसका नारा था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, बताएंगे कौन सा हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था और तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है जय हिंद, ठीक है। और उस समय पे ये किसी को नमस्कार करना है तो जय हिंद बोल के ही यहाँ पे नमस्कार कह दिया जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो स्वराज द्वीप के नाम से इन्होंने इसका नाम बदला था। निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा गया था? स्वराज द्वीप, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया और अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा था। तो अंडमान द्वीप का नाम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? शहीद, और निकोबार का स्वराज द्वीप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है? आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, और जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया जाता है। दोनों ही पॉइंट आपको नोट करके रखने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? ये करवा चुकी हूँ, बताएंगे कौन सा सही है। अरना अशरफ अली, शहनवाज, राशिद अली या फिर रास बिहारी बोस। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 नंबर में? तो राशिद अली जो है इनको 7 वर्ष का कारावास दिया जाता है। शहनवाज को तो जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया और इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्त सिंह और शहनवाज को फांसी की सज़ा और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। इनके बचाव के लिए कांग्रेस में आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया, जिसमें भूला भाई देसाई का नेतृत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, ये आपके ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा चमकते हैं, ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में ऑप्शन में बहुत ज़्यादा चमकते हैं, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भूला भाई देसाई जो है इनके नेतृत्व में चल रहा था, ये समिति का जो गठन किया गया था ये भूला भाई देसाई के नेतृत्व में हुआ। और वकील कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू।
सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई और अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु दंड की सजा को माफ़ कर दिया था। तो ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो कौन है वो जिन्होंने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह या फिर शहनवाज? तो बहुत अच्छे से इसका आंसर आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से मोहन सिंह जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो तीन ही नाम आपको याद रखना है, सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ठीक है, एक साथ अभियुक्त किया गया था। बचाव पक्ष में आपको पता ही है, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मोहन सिंह कौन थे? तो मोहन सिंह जो है ये लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना इन्होंने नहीं किया था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए थे। एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मोहन सिंह के बारे में अभी भी हमने बात की है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके बारे में हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले में मुकदमे पर पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? भूला भाई देसाई, आप सभी को पता है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भूला भाई देसाई ने ही यहाँ पे अध्यक्षता की थी। वकील तो आपके कैलाश नाथ काटजू भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों में उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो देखिए यहाँ पे आपको मोतीलाल नेहरू ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। तेज यहाँ पे सप्रू जो हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी, पूछा जा रहा है। भूला भाई देसाई, ये तो अध्यक्ष थे। और यहाँ पे कौन सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे इन्होंने नहीं की थी वकालत, है ना, पैरवी इन्होंने नहीं, इनसे कोई संबंध ही नहीं था, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बाकी तीनों का संबंध है, तो आप बखूबी इसका आंसर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। पूरा चैप्टर समझ में आया आपको? उम्मीद है कि आपको सारे चैप्टर ये समझ में आ गए होंगे, इसके प्रश्न को आप अच्छे से लगा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, सी राजगोपालाचारी थे, आसफ अली थे या फिर भूला भाई देसाई? तो बताएंगे यहाँ पे 32 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आसफ अली और भूला भाई देसाई दोनों होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे नहीं है, तो इनको हम अध्यक्ष के रूप में अगर मान के चले तो आसफ अली सही हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए सी और डी दोनों सही था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों में पेश में हुए वकील कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, MKM मुंशी और सरदार पटेल? तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ गए, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि और कोई इससे संबंधित है ही नहीं, इनको हमने नहीं पढ़ा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था, किस वर्ष चलाया गया था? आपको पता है, यहाँ पे 1945 में चलाया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पे? लाल किला में, दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर में, जयपुर में या फिर आगरा फोर्ट में? तो सभी को पता है यहाँ पे कहाँ पे चला गया था, हमने इसको भी पढ़ा है अभी अभी, लाल किला दिल्ली में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से जान पढ़ चुके हैं। 1945 में दिल्ली में लाल मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, और कौन 3 अधिकारी थे? मेजर शहनवाज, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेम सहगल। ये 3 नाम आपको याद रखना है। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और वकील बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? भूला भाई देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं, किस रूप में याद किए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 के अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, तो ये भी नहीं होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, ये भी नहीं होगा। संविधान हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में थे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा।
37 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वेवेल योजना 1945 की प्रमुख घटना आपको बतानी है। तो कौन कौन घटना ऐसी है जो 1945 में घटी थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज, यानी कि 1, 2 और 4, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका डेट यहाँ पे आप देख लीजिए। वेवेल योजना आपका 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, नौसेना विद्रोह आपका 46 में हुआ था, 1818 से 23 फरवरी 1946, और आज़ाद हिंद फौज यहाँ पे नवंबर 1945। तो ये डेट आपको याद रखना है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना पक्ष के इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से पूरा हमने सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सारे प्रश्नों को देखा, जो आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार तो कुछ भी नहीं समझ में आता या फिर याद नहीं होता है, तो आपको 2-3 बार इसको रिवीजन करना है, या फिर आप इसका नोट्स बना सकते हैं, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कैबिनेट मिशन योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो अभी हम 1946 में पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन खत्म होने वाला है आपका बहुत जल्द, तो पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक वाइज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बस इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आना है। और थ्योरी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ये 2 चीज़ आप कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री में बहुत अच्छा सा स्कोर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।